हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना चैनल बायोलॉजी बाइट्स। बेटा, चालू करते हैं अपने सेल का नया लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 4 हमारे कंप्लीट हो गए थे और सेम चीज करेंगे। पहले लेक्चर 4 का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद लेक्चर 5 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबने लेक्चर नंबर 4 देख लिया होगा। बेटा, देख के ही आगे आइएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगी और मुझे भी मजा नहीं आएगी। तो लेक्चर 4 कंप्लीट करिए, देन लेक्चर 5 में आइए। तो लेक्चर 4 में बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था? लेक्चर 4 में हमने प्रोकार्योटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा था और उसमें से कुछ चीजों की डिटेल्स देखी थी। प्रोकार्योटिक सेल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें हमने अप्रोक्स 11 से 12 ऑर्गेनल्स आप लोगों को बताई थी कि ये चीजें प्रोकार्योटिक सेल में पाई जाती हैं। बेटा, हम लोग अपने पहले ही लेक्चर्स में कवर कर चुके थे प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस अपने माइंड में था, उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हमने प्रोकार्योटिक सेल का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया था। वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद बेटा हमने आपको बताया था कि इस स्ट्रक्चर में हम जितने भी ऑर्गेनल्स ड्रॉ कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये हर एक बैक्टीरिया में पाया जाए। ठीक है, जैसे कि हमारा न्यूक्लियोइड हो गया, राइबोसोम हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि हर बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स थे, जैसे हमारा सरफेस स्ट्रक्चर हो गया, हमारे प्लाज्मिड्स हो गए, हमारे इंक्लूजन बॉडीज हो गए, ये जरूरी नहीं है बेटा कि हर एक बैक्टीरिया में पाया जाए। ठीक है, तो प्रोकार्योटिक सेल में हमने कौन कौन सी ऑर्गेनल्स देखी थी? चालू करते हैं बेटा बाहर से। सबसे पहले हम लोगों ने बाहर देखी थी ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स के बाद देखी थी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सीलिया, फ्लैजिला और सीलिया नहीं, सीलिया यूकार्योटिक में होता है। फ्लैजिला, फिम्ब्रेई और पिलाय। फ्लैजिला, फिम्ब्रेई और पिलाय, ये तीन चीजें हमने सरफेस स्ट्रक्चर में देखी थी। उसके बाद हमने बेटा अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए देखा था। डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए देखा था। नेकेड का मतलब हमने आपको बताया था कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल के पास किसी भी ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के पास भी अपनी मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसीलिए तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस की जगह क्या होता है? न्यूक्लियोइड। और वो न्यूक्लियोइड क्या है? डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है, यानी कि इस डीएनए के अलावा भी कुछ ऐसा होता है जो जेनेटिक मटेरियल के तरीके एक्ट करता है। वो क्या है? प्लाज्मिड। ठीक है, वो क्या है? प्लाज्मिड। सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा और हमने क्या देखा था? हमने राइबोसोम्स देखे थे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कर रहे थे। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग्स देखी थी। एक इनर फोल्डिंग थी जिसमें एंजाइम लगे थे, तो उसको हमने नाम दिया था मीजोसोम। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक डेंस फोल्डिंग थी जिसमें पिगमेंट्स लगे थे। अब पिगमेंट लगे हैं तो वो कलर प्रोवाइड करेंगे, उसी बेसिस पे उसका नाम था क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर में क्रोमा का मतलब होता है कलर और फोर का मतलब होता है बियरिंग। तो ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग्स, मीजोसोम और क्रोमैटोफोर। इसके अलावा बेटा हमने कहा था कि जैसे हम लोग कुछ चीजें अपनी बॉडी में स्टोर रखते हैं, ऐसे ही हमारा बैक्टीरिया भी है जो कुछ एक्सेस फूड को या कुछ केमिकल्स को स्टोर रखता है अपनी बॉडी में। अगर स्टोर करना है तो कुछ स्टोरेज स्ट्रक्चर चाहिए। किसी चीज को अगर स्टोर करना है तो स्टोरेज स्ट्रक्चर चाहिए। वो स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या थे बैक्टीरिया में? इंक्लूजन बॉडीज। क्या थे? इंक्लूजन बॉडीज। ग्रेनुलर शेप के थे, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऑर्गेनल्स थे जो हमने प्रोकार्योटिक सेल में देखे। 11-12 ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि अब हम लोग एक एक करके इन ऑर्गेनल्स की डिटेल पढ़ना चालू करेंगे। चालू किया था हमने बेटा सेल एनवेलप से। चालू कहां से किया था? सेल एनवेलप से। क्या बेटा हमने आउटर 3 लेयर्स को मिला के एक नाम दिया था सेल एनवेलप, यानी ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को मिला के हमने क्या एक नाम दिया था? सेल एनवेलप। बेटा याद रखिएगा, ये तीनों लेयर केमिकली डिफरेंट होती हैं, यानी अलग अलग केमिकल से मिलकर बनी होती, पर क्लोजली बाउंडेड होती हैं। टाइटली बाउंडेड होती हैं या क्लोजली बाउंडेड होती हैं। इसलिए ये तीनों लेयर एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरीके काम करती हैं हमारे प्रोकार्योटिक सेल के लिए। ठीक है, ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों
क्लोजली पैक्ड होती हैं, इसलिए ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरीके काम करती हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के लिए या बैक्टीरियल सेल के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने ग्लाइकोकैलिक्स की डिटेल पढ़ना चालू करी थी। ये लास्ट लेक्चर की ही लास्ट स्लाइड है। तो ग्लाइकोकैलिक्स की डिटेल पढ़ते हुए हमने कहा था कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। याद रखिएगा, सैकेराइड वर्ड शुगर और शुगर से बने कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, और ये सारे कंपाउंड एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहां पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड वो केमिकल है जिसकी हमारी ग्लाइकोकैलिक्स बनी होती है। यहां तक की बात क्लियर थी। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है ये दो तरीके की हो सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके की हो सकती है, या तो ये थिक होगी, टफ होगी, रिजिड होगी और सेलुलर नहीं, कैप्सूल फॉर्म में प्रेजेंट होगी। या तो ये थिक होगी, रफ होगी और कैप्सुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, या ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगी यानी लूज होगी और स्टिकी होगी। ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरियल सेल में दो तरीके से प्रेजेंट हो सकती है, या तो ये थिक और कैप्सुलेटेड होगी, या ये थिन, लूज, स्टिकी और स्लाइम लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटे, ये जो कैप्सुलेटेड लेयर है इसमें हमने बताया था कि जब भी कोई बैक्टीरिया बाहर से एंटर करता है अपनी बॉडी में, तो वो एज अ फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट करती है, और अगर वो अपनी बॉडी का नहीं होता है तो हमारे सेल्स उसको मार देते हैं, हमारा इम्यून उसको मार देता है। पर ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होता है इसको अपना इम्यून आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये अपना सेल है या बाहर का सेल है, तो ये बच जाते हैं, और बच जाते हैं तो अपनी बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है डिसीज कॉजिंग एबिलिटी होती है। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उसमें डिसीज कॉजिंग एबिलिटी होती है, यानी कि पैथोजेनेसिटी कॉज करते हैं। बेटा पैथोजन उन बैक्टीरिया को कहा जाता है जो डिसीज कॉज करें। जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया हार्मफुल हो। आपने लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने लिए यूजफुल होते हैं, है ना। तो वो बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करें उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है पैथोजन। अब ये डिसीज कॉज कर रहा है बैक्टीरिया जो कैप्सुलेटेड है, इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया है, ये पैथोजेनेसिटी कॉज करता है। समझ गए, यहां तक की बात क्लियर थी बेटा। इसी में हमने आपको क्रिश्चियन ग्राम की भी बात बताई थी। क्रिश्चियन ग्राम हमारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को एक खास तरीके से डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इसकी डिटेल चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा, ना चाहे तो ना लिखिएगा। एक बार अपनी बात फिर से दोहराएंगे कि जरूरी नहीं कि हम जो चीज जब पढ़ा रहे हो तभी सारी बातें बता दें। हम भी बेटा इंसान है, हो सकता है कुछ चीजें भूल जाएं, और रिवीजन में वो बातें बता दें। जब हम रिवीजन कराते हैं तब वो बातें बता दें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम जो चीजें मुंह से बोलें वो आपके पास लिखी हैं तो बेहतर है, नहीं लिखी तो उसको फौरन नोट कर लें। वीडियो को पॉज करें और उस बात को फौरन नोट कर लें। हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए, कॉन्सेप्ट होता है, बात को नोट कर लीजिए। जैसे अभी हम क्रिश्चियन ग्राम के बारे में बताने जा रहे हैं। क्रिश्चियन ग्राम बेटा हमारे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में बांटा था। किस हिसाब से बांटा था? इन्होंने क्या किया, एक्चुअली में क्या होता है बेटा कि हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट से होते हैं। तो इनको देखने के लिए इनमें स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो यही चीज हमारी करी थी क्रिश्चियन ग्राम ने। इनने क्या किया था, बैक्टीरिया में क्रिस्टल वायलेट स्टेन किया था। एक ग्लास स्लाइड ली, उसमें बैक्टीरिया सैंपल लिए और उसको स्टेन किया क्रिस्टल वायलेट से। स्टेन करने के बाद बेटा उसमें उसको पानी से वॉश कर दिया, यानी डी स्टेनिंग कर दी। स्टेन किया फिर डी स्टेनिंग कर दी। तो जब उन्हें डी स्टेनिंग कर दी तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कुछ बैक्टीरिया हैं जिनने अपना स्टेन लूज कर दिया, कुछ बैक्टीरिया हैं जो जिनने अपना स्टेन लूज नहीं किया। बेटा इसको इस बात से समझिएगा कि सपोज आप कोई कपड़ा पहने हुए, वो गंदा हो गया, तो उसमें कुछ दाग तो ऐसे होंगे जो एक धुलाई में चले जाएंगे, कुछ दाग होंगे जो रह जाएंगे, यानी कि वो गाढ़े दाग हैं, वो आसानी से नहीं जा रहे हैं। तो यही चीज बेटा हमारे बैक्टीरिया के साथ भी हुई थी। उनने जब स्टेन किया और फिर वापस से डी स्टेन किया तो उनने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्रिश्चियन ग्राम ने, कि कुछ बैक्टीरिया स्टेन को लूज कर दे रहे थे और कुछ बैक्टीरिया स्टेन को होल्ड कर ले रहे थे। तो इसकी जब वो तय तक गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब उनको एक बात पता लगी कि वो बैक्टीरिया जिनका सेल एनवेलप थिक है, जिनकी सेल वॉल थिक है, वो स्टेन को होल्ड कर ले रहे हैं।
उनके पास प्रॉपर्टी है स्टेन को होल्ड कर लेने की, और वहीं दूसरी जगह वो बैक्टीरिया जिनका सेल एनवेलप थिन है, जिनकी सेल वॉल थिन है, वो स्टेन को लूज कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से उनने बैक्टीरिया को दो पार्ट में बांटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एक्सक्यूज मी। तो इस हिसाब से उनने बैक्टीरिया को बांटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो यहां से अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपसे पूछे तो आप आराम से बता दोगे कौन से होते हैं? क्या बेटा हम कोई और प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की कोई और प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। बेटा ये जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसमें पोरेंस और पिलाए वेल डेवलप्ड होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें पोरेंस और पिलाए वेल डेवलप्ड होते हैं। वहीं पर जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनमें मीजोजोम वेल डेवलप्ड होते हैं। क्या वेल डेवलप्ड होते हैं? मीजोजोम। अब पोरेन, पिलाए, मीजोजोम ये सब ऑर्गेनल्स हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो एक जगह पोरेंस और पिलाए वेल डेवलप्ड है, एक जगह मीजोजोम वेल डेवलप्ड है। ग्राम नेगेटिव के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें बेटा हमारा साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जैसे बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो इसमें साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जैसे बैक्टीरिया आ जाएंगे। वहीं पर अगर हम ग्राम पॉजिटिव, इकोलाई भी आ जाएगा आपका ग्राम नेगेटिव में, इकोलाई वगैरह भी ग्राम नेगेटिव में आ जाएगा। और वहीं अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो उसमें आपका लैक्टोबैसिलस आ जाएगा। लैक्टोबैसिलस, और कोई एग्जांपल हो सकता है? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस हो गया और माइकोबैक्टीरियम, दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ग्राम पॉजिटिव में पाए जाते हैं। अब यहां से बात पकड़िएगा, जब हमने वहां पर आपको यानी प्रीवियस लेक्चर में जब हमने आपको ग्राम स्टेनिंग के बारे में बताया था, तो एक तो हमने आपको पूरी तरीके से स्टेन की टेक्निक नहीं बताई थी कि कैसे उनने क्या चीजें ऑब्जर्व करी, और दूसरा हमने एग्जाम्पल्स नहीं बताए थे। तीसरा हमने एक बात नहीं बताई थी कि एक जगह मीजोजोम वेल डेवलप्ड होते हैं और एक जगह पिलाय और पोरेन से वेल डेवलप्ड होते हैं। तो अब ये बातें जो आज हमने एक्स्ट्रा बताई हैं रिवीजन के तौर पे, ये आपको क्या नोट कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए ना बेटा? तो बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। अब ये बातें वहां नहीं पता लगी तो यहां पता लग गई, नोट कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें अभी हम अगला लेक्चर क्या लेंगे, मतलब अगला टॉपिक क्या उठाएंगे? सेल वॉल। तो सेल वॉल में कुछ बातें अभी बताएंगे। अब यही सेल वॉल दोबारा से आप पढ़ोगे यूकारियोटिक सेल में, जब प्रोकारियोटिक खत्म हो जाएगा तब हम लोग यूकारियोटिक पढ़ेंगे, तो ये सेल वॉल वहां भी आएगी। तो हो सकता है सेल वॉल की कुछ बातें यहां छूट जाए तो वहां बता दें, हो सकता है ना बेटा? तो हर एक लेक्चर को बड़ी फोकस के साथ देखिएगा और हर एक बात को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि आपके जो नोट्स आपके हाथ में आए वो नोट्स इतने बेहतरीन हो कि आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो सेल। आप जानते हैं कि ये सेल चैप्टर रिपीट होता है, कभी 9th में आपको देखने को मिलेगा, तो फिर 11th में देखने को मिलेगा, नीट कर रहे हो तो फिर करना ही करना है ना? तो नोट्स पे ध्यान बना के रखिएगा, अलग अलग पेन का यूज करके नोट्स एकदम प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर का कुछ ज्यादा ही अच्छे से रिवीजन हो गया इस बार, है ना? तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका था, अब नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे सेल वॉल, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए साइड हो जा रहा हूं, देख लीजिएगा बोर्ड, चीजें रिकॉल कर लीजिएगा, और फिर अगला आप लोग अपना टॉपिक उठाते हैं सेल वॉल। हो गया बेटा? रफ कर दूं? सॉरी। अगला टॉपिक क्या है बेटा अपना? सेल वॉल। बेटा जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इसका नाम क्या है? सेल वॉल।
आप भी जानते हैं कि आपके घर में प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? आपके घर की दीवारें। ये क्या है? सेल वॉल। ये सेल की दीवार है, तो क्या ये प्रोटेक्शन का काम करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है? हाँ, सेल वॉल प्रेजेंट आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर सेल वॉल के फीचर्स क्या क्या हैं? सेल वॉल जो होती है बेटा हमारी सेल का प्रोटेक्शन करती है, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरा, सेल वॉल रिजिड होती है, इसलिए ये सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और शेप प्रोवाइड करती है। तीसरा, सेल को यह कोलैप्सिंग से बचाती है। बेटा हम लोग जानते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो उसमें सेल कंपैक्टली अरेंज है, यानी कि बड़े डेंस फॉर्म में लगा हुआ है, तो एक सेल दूसरे सेल से कोलैप्स ना कर जाए, इससे कौन प्रिवेंट करता है? सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल हमारी कोलैप्सिंग से बचाती है और सेल वॉल हमारी ऑस्मोटिक बस्टिंग से बचाती है। ऑस्मोटिक बस्टिंग क्या होता है? बेटा ऑस्मोसिस होगी तो सेल के अंदर फ्लूइड जाएगा, फ्लूइड जाएगा तो हम सब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, तो वो फट नहीं जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट स्ट्रक्चर है तो वो फट जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हमारी एक बाहर रिजिड वॉल प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें पहले लिख लेते हैं। सेल वॉल बेटा क्या होता है? प्रेजेंट आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फीचर देख लिए जाए, फीचर्स क्या क्या होते हैं? अगर बेटा फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर देखने को मिलता है, दिस इज रिजिड स्ट्रक्चर। ये रिजिड स्ट्रक्चर है। चूंकि ये रिजिड है तो ये हमारे सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमने बेटा पहले भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर सेल वॉल हमारी रिजिड स्ट्रक्चर है और ये सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है, तो वो सेल या वो ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है, तो क्या वो उसका शेप होगा? कुछ नहीं होगा। बेटा अपनी बात में करना, ठीक है? अपनी बात क्यों नहीं कर रहे हैं बताएंगे आगे। यहां पर बैक्टीरिया की बात चल रही है, तो बैक्टीरिया का एक ग्रुप आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या सेल वॉल नहीं थी? माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ बताया था। अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो आप पीपीएलओ मार्क करोगे, वरना माइकोप्लाज्मा पूरा ही वो ग्रुप है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। पीपीएलओ का एनसीईआरटी ने नाम फोकस किया हुआ है, तो फिलहाल हम उसी की बात करेंगे। तो पीपीएलओ यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हमारा वो बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। अब अगर इसके पास सेल वॉल नहीं है तो क्या इसका कोई प्रॉपर शेप स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देखा कि दिस इज रिजिड स्ट्रक्चर। दूसरा देखा प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तीसरा पॉइंट प्रिवेंट सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग। सेल को कोलैप्सिंग से बचाता है, यानी आपस में, अब भाई सेल कंपैक्टली अरेंज है तो एक दूसरे से कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, इससे कौन बचाता है? हमारी सेल वॉल। चौथा पॉइंट प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग। प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग। ऑस्मोटिक बस्टिंग का क्या मतलब होता है? सेल को फटने से बचाना। अगर सेल के अंदर लिक्विड जाता जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू तो एक टाइम बाद सेल फट जाएगा। ठीक है, कोई और स्ट्रक्चर फीचर हो सकता है? हाँ, एक लिख लो। वैसे तो ये कॉमन बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। सेल वॉल इज परमिएबल इन नेचर। परमिएबल इन नेचर। बेटा परमिएबल का मतलब क्या होता है?
परमिएबल का मतलब क्या होता है, क्लियर कर देता हूं आपको। एक बार आप फीचर्स नोट कर लीजिए सेल वॉल के, तो मैं आपको परमिएबिलिटी का मतलब क्लियर कर देता हूं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा। नोट हो गया। बेटा सुनिएगा, परमिएबिलिटी जो वर्ड है ये यूज किया जाता है कि सेल वॉल से क्या चीजें क्रॉस हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती हैं, उसके लिए वर्ड परमिएबल यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सेल वॉल अगर हमने परमिएबल बोला है तो ये परमिएबल शब्द सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बिहाफ पे बोला जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पास आउट हो जाए। अब ईटा पत्थर तो नहीं पास आउट हो जाएगा सेल वॉल से, है ना, इतनी तो स्पेस नहीं होती है। तो ये जो हमने सेल वॉल में परमिएबिलिटी वर्ड का यूज किया है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे किया है। कैसे, मान लीजिए ये आपकी सेल वॉल है, ठीक है, ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट भी पास आउट हो जा रहा है, सॉल्वेंट भी पास आउट हो जा रहा है, तो ये कहलाएगी परमिएबल। ठीक है, अगर बेटा ये सेल वॉल है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, अगर ना ये जा पा रहा है और ना ही ये जा पा रहा है, यानी कि ना सॉल्यूट, लिख दे रहा हूं बेटा, नहीं यही भूल जाओगे क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर ना सॉल्यूट जा पा रहा है ना सॉल्वेंट जा पा रहा है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा इम्परमिएबल। ठीक है, परमिएबल और इम्परमिएबल का मतलब समझ में आया। अब एक बेटा अपना थर्ड पार्ट आता है, जिससे सॉल्वेंट तो क्रॉस आउट हो जाए, लेकिन सॉल्यूट जो है हमारा, कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट ही पास आउट हो पाए। यानी कि ये सॉल्वेंट है हमारा और ये सॉल्यूट है, ओनली सिलेक्टिव सॉल्यूट कैन पास आउट। ये तो हो जा रहा है। ठीक है, अगर किसी वॉल से या किसी मेम्ब्रेन से केवल कुछ सिलेक्टिव सॉल्यूट पास आउट हो रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा सिलेक्टिव परमिएबल। अब जिसने ये चैप्टर पढ़ा रखा होगा वो ये समझ गया होगा कि हम सिलेक्टिव परमिएबल किसके लिए बोल रहे हैं। सिलेक्टिव परमिएबल बेटा अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आपको मालूम होगा कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चीजों के मूवमेंट के लिए पर्टिकुलर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या वो चैनल जिसके लिए होंगे उसी को ही पास आउट होने देंगे, यानी कि वो कुछ सिलेक्टिव चीजों को पास आउट होने देंगे। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। वहीं अगर अपने सेल वॉल की बात करें तो वो परमिएबल होती है, वो सॉल्यूट को भी आसानी से पास आउट होने देती है और सॉल्वेंट को भी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। ये डिफरेंशिएशन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है। क्या होता है परमिएबल, क्या होता है इम्परमिएबल, और क्या होता है सेमी परमिएबल। याद रखिएगा ये क्या है, ऊपर वाला है आपका सॉल्यूट और नीचे वाला क्या है सॉल्वेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा तीनों बातें, परमिएबल, इम्परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल, तीनों बातें नोट कर लीजिएगा। रफ कर दूं बेटा, चलिए।
तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या बातें देख ली कि जो हमारी सेल वॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, परमिएबल होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एंट्री को अलाउ करती है, रिजिड होती है तो शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेल को, और ऑस्मोटिक बस्टिंग से बचाती है, सेल के कोलैप्सिंग से बचाती है। क्या ये सारे फीचर हमने सेल वॉल के देख लिए हैं? अब आगे की बात करते हैं। बेटा अगर हम सेल वॉल के फीचर पढ़ रहे हैं और सेल वॉल पे इतना जोर दे रहे हैं कि ये रिजिड है, ये है, वो है, तो ये किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी। सेल वॉल किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी। और अभी हम पढ़ कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज की बनी होगी, इस चीज को देख लें। बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज की बनी होगी, इस चीज को देख लें। चलिए देखते हैं। इन बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ किस चीज की बनी होती है? बेटा एनसीईआरटी हमारी लिखती है नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड्स। बेटा एनसीईआरटी हमारी एक बात कहती है कि ये जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। किसकी सेल वॉल? बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब बेटा ये जो नाम है ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है, पढ़ने में अजीब लग रहा है, तो इसको कुछ एक कॉमन नाम दे दिया जाए, इसका कोई नया नाम रख दिया जाए। तो हमारी एनसीईआरटी ने इसका जो है नया नाम रखा और उसको बोला पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या ना बोला? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब पेप्टाइडोग्लाइकन में बेटा ये जो पेप्टाइड वर्ड है, पेप्टाइड वर्ड इंडिकेट कर रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को इंडिकेट कर रहा है। ना मुन्ना ना, पेप्टाइड वर्ड इंडिकेट कर रहा है आपका अमीनो एसिड। और ग्लाइकन वर्ड इंडिकेट कर रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट को। हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा कि सेल वॉल, अच्छा एक बात बताइए, सेल वॉल क्या केवल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है? ऐसा तो नहीं। प्लांट में भी सेल वॉल होती है, फंजाई में भी सेल वॉल होती है, और कहीं देखी जाती है? एल्गी में सेल वॉल होती है, होती है। एल्गी में भी होती है, प्लांट में भी होती है, फंजाई में भी होती है, और बैक्टीरिया में भी होती है। बेटा जिसको इस चीज का कंफ्यूजन है कि सेल वॉल कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, वो लोग अपने कंफ्यूजन को थोड़ा सा थाम के रखें, साथ में बने रहें। आने वाले कुछ दिनों में आपके सारे कंफ्यूजन खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे। बाकी आपके पास कमेंट बॉक्स है ही है, अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, तो वहां पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली क्लास में मैं जरूर उस चीज को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने कहा कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के हमने फीचर तो देख लिए, लेकिन अब ये किसी ना किसी चीज की बनी भी तो होगी। तो हमारी एनसीईआरटी बताती है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। तो अपन ने कहा कि भैया ये नाम कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म नहीं है? तो एनसीईआरटी ने कहा बिल्कुल है, इसको हम लोग कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। यानी कि ये जो नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड की हमारी सेल वॉल बनी हुई है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन। और पेप्टाइडोग्लाइकन में पेप्टाइड वर्ड जो है वो अमीनो एसिड को इंडिकेट कर रहा है और ग्लाइकन वर्ड कार्बोहाइड्रेट को इंडिकेट कर रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से बनी है। बेटा ये नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट और कुछ नहीं है, मतलब वो कार्ब है जिसमें सेल्यूलोस नहीं है, ये वो कार्ब है जिसमें सेल्यूलोस नहीं है। काम खत्म, इतना याद रखना। तो किसकी बनी है? नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल इसकी बनी है
तो क्या प्लांट की भी इसी की बनी होगी? क्या फंजाई की भी इसी की बनी होगी? क्या एल्गी की भी इसी की बनी होगी? नहीं बेटा। सेल वॉल जरूरी नहीं है केवल बैक्टीरिया में हो, और भी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, और हर जगह ये केमिकली अलग अलग होती है। बेटा बैक्टीरिया के खुद के सेल एनवेलप में हमने देखा कि उसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स तीनों केमिकली अलग है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में केमिकल सेम कैसे हो सकता है? अलग होगा ना बेटा। तो यहां पर अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ये बैक्टीरियल सेल वॉल का पढ़ा है। अब और अलग अलग चीजों में कैसी सेल वॉल या किस केमिकल की पाई जाती है, कुछ उसका थोड़ा सा आइडिया ले लिया जाए। बिल्कुल ले लिया जाए, देख लेते हैं बेटा। इसको नोट करिएगा बेटा। हो गया बेटा? रफ कर दूं? पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलो। तो हम लोग क्या देख लेते हैं थोड़ा सा, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। पहला क्या देखेंगे? बैक्टीरिया, जो कि देख रहे हैं। दूसरा क्या देखेंगे? एल्गी। फिर प्लांट। फिर फंजाई। क्या इन्हीं चार में बेटा सेल वॉल प्रेजेंट होती है? अब चारों में सेल वॉल है तो अलग अलग केमिकल की होगी। तो हम उन केमिकल्स को पढ़ने जा रहे हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में किस केमिकल की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? अभी तक की क्लास एकदम स्मूथ चल रही है? आगे बढ़ा जाए। तो बैक्टीरिया में तो बेटा एक ही केमिकल होता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडो ग्लाइकन के अलावा और कुछ भी हो सकता है? बेटा पेप्टाइडो ग्लाइकन के अलावा इसमें म्यूरिन भी होता है। म्यूरिन के अलावा एक नाम और है, वो आपको बताया जाए कि ना बताया जाए? एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। चलो बता देता हूं, म्यूरिमिक एसिड। बेटा जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर को लेके बात कही थी, प्रोकार्योटिक सेल के स्ट्रक्चर को लेके बात कही थी कि जरूरी नहीं कि हर एक ऑर्गेनल हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो। ऐसे ही वैसे तो 90% केसेस में बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, लेकिन पेप्टाइडो कुछ बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा कुछ और भी केमिकल्स देखने को मिलते हैं। वो केमिकल्स क्या हैं? म्यूरिन और म्यूरिमिक एसिड। म्यूरिन और म्यूरिमिक एसिड। बैक्टीरिया की बात बेटा समझ में आई। अब हम लोग एल्गी की तरफ बढ़े। एल्गी की जो बेटा सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोस प्लस गैलेक्टन प्लस मेना। एल्गी की सेल वॉल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? सेल्यूलोज देखने को मिलता है, गैलेक्टन्स देखने को मिलते हैं, और मेनन्स देखने को मिलते हैं। बेटा फिर से हम सेम बात कहेंगे। अब आप कहोगे कि एक गैलेक्टन क्या होता है, मेनन क्या होता है, सेल्यूलोज क्या होता है? ये जो आपके मन में डाउट आ रहे हैं ये इसलिए है क्योंकि आपका अभी बायोमोलिक्यूल क्लियर नहीं। जब आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या है। अभी के लिए इतना समझो कि सब शुगर की रॉ फॉर्म है, सब कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो एल्गी की सेल वॉल किसकी होती है? सेल्यूलोस, गैलेक्टन और मेनन। वहीं पर अगर हम लोग प्लांट के सेल वॉल की बात करें तो इसमें आपको सेल्यूलोज भी मिलेगा,
हेमीसेल्यूलोज भी मिलेगा, पेक्टिन भी मिलेंगे और प्रोटीएजेस भी मिलेंगे। समझे बात? यहां पर आपको सेलुलोज मिलेगा, हेमीसेल्यूलोज मिलेगा, पेक्टिन मिलेंगे और प्रोटीएजेस मिलेंगे। और फंजाई के लिए तो बेटा एक ही बात याद रखनी कि इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ये भी एक तरीका का क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये कुछ केमिकली डिफरेंस समझ में आया। हमने बताया बेटा कि सेल वॉल के कुछ, पहले तो सेल वॉल ये बताया कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। फिर हमने सेल वॉल के 3-4 फीचर्स बताया। फिर हमने आपको ये बताया कि सेल वॉल जरूरी नहीं है केवल बैक्टीरिया में हो, ये और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया के अलावा एल्गी हो गए, प्लांट्स हो गए और फंजाई हो गए। लेकिन हर जगह ये हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग केमिकल की प्रेजेंट होती है। उन केमिकल्स की थोड़ी डिटेल हम लोगों ने देख ली कि कहां पर ये किस केमिकल की बनी होती है। ठीक है, हट जा रहा हूं, 1 मिनट पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, रफ कर दिया जाए। चलो, नेक्स्ट बात पे आते हैं। बेटा अभी तक हम लोग सेल वॉल की डिटेल पढ़ रहे थे, ग्लाइकोकैलिक्स खत्म कर लिया था, सेल वॉल की डिटेल पढ़ रहे थे। सेल वॉल में क्या बेटा हम लोगों ने बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करी थी। फिलहाल तो हम लोगों ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल का अलग अलग कंपोजिशन पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन मेन बात तो यहां पर बैक्टीरिया की चल रही है ना, मेन बात तो यहां पर प्रोकार्योटिक सेल की चल रही है। तो यहां पर सेल वॉल कैसे बनी होती है, थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। यानी कि ये जो शब्द आ रहा है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये स्ट्रक्चर में कैसा होता है, बनी कैसी होती है, इसको देख लिया जाए। बेटा अच्छा, हमने कहा कि ये नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट, नॉन सेलुलोसिक है वो बात अलग है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है तो इसमें शुगर होगी, और शुगर कौन सी होगी, ग्लूकोज होगी। तो ग्लूकोज, आप सबको पता है कि ये जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, क्या ये बेटा 6 कार्बन की एक चेन है, 6 कार्बन की एक शुगर है। समझते हो ना भाई, ग्लूकोज क्या हमारी 6 कार्बन की एक शुगर है। इसी ग्लूकोज को बेटा थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, इस ग्लूकोज को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया जाता है। और जैसे ही इसको मॉडिफाइड किया जाता है तो ये ग्लूकोज हमारा बदल जाता है नाग में, नैग बोला जाता है बेटा इसको, नैग। और बेटा इस नैग को फर्दर मॉडिफाइड किया जाता है और उससे बन जाता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है नैम। इसको क्या बोला जाता है, नैम। ये मॉडिफाइड हुआ है, पता है ना। क्या बता रहे हैं बेटा, हमने आपको बताया कि ये जो हमारी सेल वॉल होती है, ये नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्लस इसमें कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट है तो आखिर में कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट है तो कहीं ना कहीं इसमें ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज के बारे में हम एक बात जानते हैं कि ग्लूकोज हमारे 6 कार्बन की एक शुगर है, ग्लूकोज 6 कार्बन की एक शुगर है। अरे बेटा जानते हो ना इसका फॉर्मूला, C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज। तो 6 कार्बन की एक शुगर है ना,
तो इस 6 कार्बन की शुगर को अगर हम लोग मॉडिफाइड कर दें, इस 6 कार्बन की शुगर को अगर हम लोग मॉडिफाइड कर दें, तो ये बदल जाएगा बेटा नैग में। किसमें बदल जाएगा? नैग में। नैग क्या होता है? नैग होता है बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। ग्लूकोस अमीन ये होता है बेटा हमारा नैग। और नैम क्या होता है? अगर हम लोग नैग को फर्दर मॉडिफाइड कर दें, नैग को फर्दर मॉडिफाइड कर दे तो हमारा बन जाता है नैम। और नैम क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। म्यूरामिनिक एसिड। बात समझ में आई? क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? हम ये कह रहे हैं कि सेल वॉल अलग अलग केमिकल की बनी होती है, तो वो हमने केमिकल तो पढ़ लिए कि किस ऑर्गेनिज्म में कैसा केमिकल पाया जाता है। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया में सेल वॉल के लिए जो हमने एक बात कह दी कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, तो एक्चुअली में पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? पेप्टाइडोग्लाइकन वर्ड तो दो चीजों को कंबाइन करके बोला गया है, नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड। तो इसका अरेंजमेंट कैसे है, कैसे हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन स्ट्रक्चर बन रहा है, उसकी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने कहा बेटा इसमें कार्बोहाइड्रेट है तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज होगा। तो ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन की एक शुगर होती है। अगर इसी ग्लूकोज को मॉडिफाइड कर दिया जाए तो बन जाता है हमारा नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। और इसी नैग को अगर मॉडिफाइड कर दिया जाए तो बेटा हमारा बन जाता है नैम। अब आगे की कहानी क्या होती है इसको देखते हैं। हमारा बेटा ये जो नैग और नैम होता है, ये आपस में कंबाइंड फॉर्म में लगा होता है। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको बता दे रहा हूं। थोड़ा सा स्पेस कवर हो रही है, इसको नीचे ले लेता हूं। जब बेटा इस नैग को मॉडिफाइड कर दिया था तो क्या बना था? नैम। नैम को हमने ऐसे दिखाया था। और नैम है क्या एक्चुअली में? एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। अब पेप्टाइडोग्लाइकन कैसे बना होता है इसको देखते हैं। ये बेटा नैग और नैम ये अल्टरनेट फॉर्म में लगे होते हैं। नैग और नैम अल्टरनेट फॉर्म में लगे होते हैं। अब बेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो थोड़ा तो स्पीड स्लो रहेगी, तो इसको 2x पे लगा लीजिएगा और फटाफट से देख लीजिएगा। ऐसे बेटा अल्टरनेट फॉर्म में नैग और नैम लगे होते हैं। याद रखिएगा ये क्या है? ये नैग है और ये नैम है। ठीक है, ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में ये नैग और नैम आपस में लगे होते हैं, कंबाइन होते हैं बेटा ये। अब ये जो बेटा आपका नैम है, नैम से जुड़ी होती है अमीनो एसिड की एक चेन। नैम से क्या जुड़ी होती है? अमीनो एसिड की चेन। पहले ही बता दिया बेटा, एक्स्ट्रा टॉपिक है, जिसका मन करे वही पढ़े, बाकी लोग केवल इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें और आगे बढ़े। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसको लेके। हमने कहा ये नैम और नैग अल्टरनेट फॉर्म में लगे होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन में दोनों चीजें होती हैं। क्या होता है? नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड। तो नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट में तो हमारे नैग और नैम बन रहे थे, तो हमने कहा कि पूरे चेन में नैग और नैम अल्टरनेट फॉर्म में लगे होते हैं। ठीक है, अब ये जो नैम है, नैम में जुड़े होते हैं बेटा अमीनो एसिड की चेन, और ये अमीनो एसिड की चेन आपस में
क्रॉस लिंकिंग बना रही होती है, ठीक है। अमीनो एसिड की चेन आपस में क्रॉस लिंकिंग बना रही होती है, और ये क्रॉस लिंकिंग बनने के बाद एक्चुअली में हमारा पूरा ऐसा नेट ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। और ये नेट ऐसा स्ट्रक्चर हमारा परमिएबल होता है, चीजों की मूवमेंट को अलाउ करता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन का कुछ कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ आइडिया मिल रहा है, समझ में आ रहा है? नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड आपस में कैसे अरेंज है, समझ में आ रहा है? अब यहां पर ज्ञान की बात क्या है, इसको बताएं बेटा। एक्चुअली में जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो हमें बैक्टीरिया से बचाती हैं, जो इन्फेक्शन कॉज नहीं होने देती हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि ये जो अमीनो एसिड्स में क्रॉस लिंकिंग बनी हुई है, क्रॉस लिंकिंग बनी हुई है, इसको तोड़ देती है। अमीनो एसिड में जो क्रॉस लिंकिंग बनी हुई है, इसको तोड़ देती हैं। अब आप बताओ कि अगर ये अमीनो एसिड्स के बीच की क्रॉस लिंकिंग टूट गई तो नैग और नैम आपस में अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गई तो बैक्टीरिया के पास बचा क्या, सेल मेम्ब्रेन, वो तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। बस फिर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं और मर जाता है। अब ये कुछ ना कुछ चीजें क्या है, ऑस्मोटिक बस्टिंग हो सकती है, कोलैप्सिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेल वॉल जो उसका प्रोटेक्टिव लेयर था वही खत्म हो गया, खत्म हो गया तो एट द एंड बैक्टीरिया भी खत्म हो जाता है। तो याद क्या रखना है कि नैग और नैम के प्रेजेंट बीच में प्रेजेंट ये जो लिंकिंग है, इसको ही तोड़ने का काम करती है हमारी एंटीबायोटिक्स। हम बाहर से जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो इसकी क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक कर देती है, सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो एट द एंड बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो समझ में आया बेटा? थोड़ा सा डीप टॉपिक है तो हमें भी लग रहा है कि आप लोगों को आया होगा कि नहीं आया होगा। रिपीट कर दिया जाए क्या, रिपीट कर दिया जाए, दोबारा से देखा जाए। हमने कहा बेटा कि हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं, ठीक है। चुपचाप सुनिएगा, पूरे फोकस से पेन वेन सब रख दीजिए, 2 मिनट केवल हमें देखिए और पूरे फोकस से सुनिएगा। हमने ग्लाइकोकैलिक्स खत्म कर ली थी, खत्म कर ली थी। आगे आ गए बेटा हम लोग किसमें, सेल वॉल पे। सेल वॉल बेटा क्या होती है, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। हम सबको मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, लिपिड का स्ट्रक्चर है। अब सॉफ्ट स्ट्रक्चर है तो वो तो शेप नहीं प्रोवाइड करेगी, वो तो शेप नहीं प्रोवाइड करेगी, तो शेप कौन प्रोवाइड करेगा, जो रिजिड है। तो रिजिड कौन है, सेल वॉल। तो सेल वॉल बैक्टीरिया में शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। दूसरा, बैक्टीरिया को कोलैप्सिंग से बचाती है, सेल को कोलैप्सिंग से बचाती है, और सेल में ऑस्मोटिक बस्टिंग से बचाती है, प्रिवेंट करती है सेल को ऑस्मोटिक बस्टिंग से, कोलैप्सिंग से, और स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करती है। ये हमने देखे सेल वॉल के फीचर। इसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कि सेल वॉल जरूरी नहीं है कि केवल बैक्टीरिया में हो, और भी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल पाई जाती है। अब और भी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है तो सब में सेम हो ये भी जरूरी नहीं, तो सब में केमिकली डिफरेंट होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग केमिकल की बनी होती है क्या, सेल वॉल, ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा, केमिकल कंपोजिशन देखी कि किस ऑर्गेनिज्म में किस केमिकल की बनी होती है सेल वॉल, उसको देख लिया। फिर वापस से अपने टॉपिक पे आए कि फिलहाल तो हम लोग सेल वॉल बैक्टीरिया की पढ़ रहे हैं, तो बैक्टीरिया की डेप्थ में चला जाए कि यहां पर सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। तो हमने देखा कि हमारी एनसीईआरटी हमें बताने की कोशिश कर रही है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को कंबाइनली एक वर्ड बोल दिया गया, पेप्टाइडोग्लाइकन। हमने बोला आपसे कि पेप्टाइडोग्लाइकन वर्ड तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये एक्चुअली में कैसे बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन, क्या स्ट्रक्चर होता होगा हमारी सेल वॉल का, इसको समझने के लिए हमने सेल वॉल की डिटेल पढ़ी। किसकी डिटेल पढ़ी, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की। हमने ये देखा कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट वर्ड आ रहा है, नॉन सेलुलोसिक कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बोहाइड्रेट वर्ड आ रहा है ये कहीं ना कहीं शुगर से आ रहा होगा। तो शुगर हमारे पास एक ही होती है, ग्लूकोज 6 कार्बन की, और इसी 6 कार्बन की शुगर यानी ग्लूकोज को अगर मॉडिफाइड कर दिया जाए, यानी उसमें कुछ चेंजमेंट कर दिए जाए, तो वो हमारा बदल जाता है नैग में। नैग क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसमीन, ठीक है। और नैग में अगर फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए जाएं तो यही नैग हमारा कन्वर्ट हो जाता है नैम में, ठीक है। और नैम क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड, ठीक है। अब यही बेटे नैग और नैम वो स्ट्रक्चर हैं जो आपस में अल्टरनेट अरेंज होते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस चीज को हमने यहां देखा कि नैग और नैम अल्टरनेट अरेंज है और
नाम से जुड़ा हुआ है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की एक चेन। नाम से क्या जुड़ी हुई है? अमीनो एसिड की चेन। अब अमीनो एसिड्स की चेन आपस में कर रही है क्रॉस लिंकिंग, और ये सारी चीजें होने के बाद एक नेट ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जा रहा है जिसको हम लोग सेल वॉल का नाम दे रहे हैं। सेल वॉल परमिएबल होता है, चीजों की एंट्री अलाउ करता है। ठीक है, तो ये नेट देख रहे हो आप, बड़े बड़े हैं, तो चीजों की एंट्री अलाउ करता है। फिर हमने बताया कि जो बेटा हमारी बॉडी को एंटीबायोटिक्स डिसीज रेजिस्टेंस बनाती हैं, यानी बैक्टीरिया से बचाती हैं, वो कैसे बचाती हैं? एंटीबायोटिक आप जैसे ही इंटेक करते हो तो एंटीबायोटिक क्या करती है कि ये जो अमीनो एसिड्स में बीच में क्रॉस लिंकिंग बनी हुई थी, वो इस क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक कर देती है, इस क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक कर देती है। और जैसे ही क्रॉस लिंकिंग ब्रेक होती है, सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है बैक्टीरिया की, और एट द एंड बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम बीमारी से बच जाते हैं। इसका नाम लिख दें क्या? कई लोग नाम में ही कंफ्यूज हो जाते होंगे। क्या है? अमीनो एसिड चेन। ठीक है, ये क्या हो रही है? क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, अब ये जो हमने एंटीबायोटिक वाली बात बताई है, ये एक्स्ट्रा बात है, तो इसको मैंने लिखा नहीं है। आप चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कि एंटीबायोटिक हमारे पेप्टाइडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर में जो क्रॉस लिंकिंग हो रही है अमीनो एसिड्स के बीच में, उस क्रॉस लिंकिंग को ब्रेक कर देती है, तो हमारी बॉडी डिसीज से बच जाती है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का वर्क कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है, समझ में आ गया? ये हो गई बेटा आपके सेल वॉल की डिटेल, किसकी? बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ना है हमें सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा, अलग अलग नाम है, काम एक ही है या स्ट्रक्चर एक ही है। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा फिलहाल आपने सेल वॉल की काफी डेप्थ पढ़ ली है और ये लेक्चर ठीक ठाक ड्यूरेशन का हो गया है। तो सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप किया जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।